हाय। मैं सुनील चौधरी, फाउंडर ऑफ AFPMS। का नाम है एकेडमिक फ्लो एंड परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो डिजाइंड है डेडिकेटेडली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए। जस्ट नॉट एन ERP। हर किसी को ये लगता है कि ERP सॉल्यूशन होगा, बट ये ERP नहीं है। ERP इसका एक छोटा सा पार्ट होता है, इसीलिए इसका नाम दिया गया एकेडमिक्स फ्लो एंड परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको बोलते हैं AFPMS। आज मैं आपको इस प्रोडक्ट की नीड, की रिक्वायरमेंट और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से हम किस तरीके से इसको डिलीवर कर सकते हैं, कैसे हम किसी भी स्कूल को ऑनबोर्ड करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। एक इस प्रोडक्ट का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपके सामने लेके आने वाला हूँ। उससे पहले हम कुछ और भी डिस्कस करेंगे कि आज के टाइम पे स्कूल्स के अंदर इस तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट क्यों है। क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स के अंदर जब हम विजिट करते हैं, मोर देन 100 स्कूल्स को अभी तक विजिट कर चुका हूँ, कि मैनेजमेंट या प्रिंसिपल से जब भी मीटिंग होती है तो मोस्टली लोगों का कुछ ये होता है कि भाई हमारे पास में सब कुछ है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा नाम चल रहा है, तो हमारे रिजल्ट अच्छे होते हैं, तो हमें किसी और सर्विस को इंट्रोड्यूस करवाने की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि हाँ भाई आज के टाइम के अकॉर्डिंग लेना चाहिए, बट अभी टाइम नहीं है, जब आएगा जब करेंगे। तो ये डाउट्स होते हैं स्कूल मैनेजमेंट के मन में। स्पेशली ये होता है कि जब हम इस सर्विस को इंट्रोड्यूस करवा देंगे तो हमारे लिए अफोर्डेबल होगी कि नहीं होगी, टाइम के साथ में सर्विसेज मिलेंगे कि नहीं मिलेंगी। तो इन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस मैं बाद में करूंगा, बट AFPMS आज के टाइम की नीड क्यों है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, बेसिकली स्कूल हो गया, कोई भी ट्यूशन टीचर हो गया, ट्यूशन सेंटर हो गया या कोचिंग सेंटर हो गया, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो गया, ITI कॉलेज हो गया या फिर एक प्रॉपर कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी होगी। हर किसी को इस तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म की नीड है। बहुत सारे लोगों के पास में ऑलरेडी कुछ ना कुछ चल रहा है, किसी के पास में कुछ पार्ट्स के अंदर चल रहा होता है कि फीस वगैरह के लिए कुछ अलग से ले लिया, टाइम टेबल के अलग से ले लिया, रिजल्ट के लिए कुछ वन टाइम के लिए कुछ कर रखा है उन्होंने। तो अलग अलग छोटे छोटे कंपोनेंट्स को कुछ लोग यूज भी कर रहे हैं। वो यूज केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी रिसेंटली हमारे सामने एक सिचुएशन होकर के गई थी 2019 के अंदर। तो नाम हमने बोला था कोविड, एक पेंडेमिक सिचुएशन, जिसके अंदर कि सब कुछ बंद हो गया था। तो स्कूल भी बंद हो गई, कोचिंग भी बंद हो गए, इंस्टीट्यूट भी बंद हो गए। तो बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जिनकी स्ट्रेंथ बिफोर लॉकडाउन 4,000 5,000 थी, आज जब हम उनके अंदर विजिट करने के लिए जाते हैं तो उनके पास कैंपस है, सारी फैसिलिटीज है, बट उनके पास में एक चीज़ नहीं है, वो है एनरोलमेंट या एडमिशन्स, या फिर उनके पास में जो स्ट्रेंथ है। किसी के पास 50 की हो गई, 100 की हो गई है, 200 400 500। मतलब ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो कि 4,000 5,000 बच्चों को सर्व करते थे, 4,000 5,000 बच्चों के करियर का, उनके सपने को साकार करने का जिम्मेदारी उठा के रखते थे, आज उनके पास में 200 250 400 500 ही स्ट्रेंथ रह गई है। तो ऐसा क्यों हुआ? सारी गलती कोरोना की तो नहीं है, कोविड की वजह से इम्पैक्ट आया, बट कोविड से जैसे बाकी सारे सेक्टर्स भी अपने आप उभरे हैं, कुछ के पास फैसिलिटी थी, उसी कोविड के टाइम के अंदर बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर जो नए बने, जो आईटी के अकॉर्डिंग चल रहे थे, या फिर उन्होंने अपने पास में कुछ छोटी-मोटी ऐसी फैसिलिटीज़ ले रखी थी कि उनको आईटी के बारे में अवेयरनेस थी। तो वो सिचुएशन से बाहर निकल कर के आ गए। तो अब आज के सिचुएशन में हम देखते हैं कि एपीएमएस जैसे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म की किसी भी स्कूल के अंदर, बेसिकली हम स्कूल की बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, स्कूल को नीड है क्यों? क्योंकि जो स्कूल अपने प्रेस्टीज के साथ में चल रहा है, बहुत लंबे टाइम ड्यूरेशन से चल रहा है, कि कोई 1900 में बना हुआ है, कोई 40 साल से है, कोई 20 साल से है, कोई 10 साल से है, कोई 15 साल से है। उनके पास में अच्छी खासी स्ट्रेंथ थी, और कुछ के पास अभी वापस है या कुछ के पास अभी है। तो उन लोगों का एक ही क्वेश्चन होता है, या फिर जब भी हम इसके बारे में बात करते हैं तो उनको बहुत सारे लोग ये जवाब देते हैं, अपना तो नाम ही काफ़ी है। बिल्कुल सही बात है कि अपना तो नाम ही काफ़ी है। जब आपका नाम चल रहा होता है, बेसिकली नाम मतलब कि आप बन गए ब्रांड अपने एरिया के अंदर। तो हर स्टूडेंट आपके यहाँ पे एडमिशन लेना चाहता है आज के टाइम पे। इसी को बोल देते हैं हम, अपना तो नाम ही काफ़ी है, हमारी सर्विसेज ऐसी हैं कि हमारे एकेडमिक्स रिजल्ट अच्छे जा रहे हैं। तो उसमें हमें कहीं पर भी कोई भी डाउट नहीं है, ना हम उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आपके ऊपर लगा रहे हैं कि भाई आप ऐसा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। जब अपना तो नाम काफ़ी है, ये स्टेटमेंट जब हम बोलते हैं, तो उसके पीछे हमें क्या करना चाहिए, फ्यूचर के अंदर भी हमारा नाम बना रहे, हम हमेशा ये बोल पाएँ अपना तो नाम ही काफ़ी है, इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स उठाने पड़ते हैं। बट
कुछ लोग फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करने की कोशिश करते हैं, बट कुछ लोगों के अंदर रेजिस्टेंस होता है फ्यूचर की एक्सपेक्टेशंस को, फ्यूचर की नीड को फुलफिल करने के लिए कि हम जिस ढर्रे पे चल रहे हैं, जो प्रोसेस हमारा चल रहा है, हम उसी को फॉलो करेंगे, उसके अलावा किसी और पे नहीं जाएंगे, मतलब कि चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ऐसे ही कुछ लोगों की स्टोरी हम जानते हैं जो कि अपने अपने एरिया के जाइंट हैं, मतलब उनके आगे पीछे कोई टिकता ही नहीं था। हम तो फिर भी जब एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो पर्टिकुलर रेडियस के अंदर उसका नाम होता है कि हाँ, 10 किलोमीटर एरिया के अंदर हो गया या 15 किलोमीटर रेडियस के अंदर कि उस स्कूल का नाम चलता है, क्योंकि उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स आते जाते नहीं है। हर स्कूल बोर्डिंग स्कूल होता नहीं है कि उसके अंदर बच्चे उसी कैंपस में रहते हैं। मोस्टली स्कूल जो होते हैं वो डे स्कॉलर होते हैं कि बच्चे रोज आते हैं और रोज अपने घर चले जाते हैं। तो अल्टीमेटली उनकी रेडियस फिक्स होती है, 15-20 किलोमीटर होगी, कोई ज़्यादा ही अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल करवाते हैं तो 25 किलोमीटर से ज़्यादा दूर के डिस्टेंस के ऊपर कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को एडमिशन कराना प्रेफर नहीं करते। तो अल्टीमेटली आपकी जो रेंज हो गई है 25 किलोमीटर की रेडियस हो गई। लेकिन कुछ ऐसे जेंट जिनकी रेडियस पूरे इंडिया में फैली हुई थी, कुछ ऐसे जिनकी की पूरे वर्ल्ड वाइड थी, वो उनका भी नाम ही काफ़ी था, बट उन्होंने चेंज को एक्सेप्ट नहीं करा या फिर चेंज को एक्सेप्ट करने के अंदर डिले कर दिया। कुछ डिसीजन लेने के अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। तो अल्टीमेटली आज वो जो जायंट जिनका चलता था कि अपना तो नाम ही काफ़ी है, आज उनका नाम ही नहीं है। तो सेम सिचुएशन एजुकेशन मार्केट के भी है या फिर एजुकेशन स्कूल्स के लिए भी सेम चीज़ अप्लाई होती है। तो हम ये 3 स्टोरी के बारे में पहले डिस्कस करेंगे, बीएसएनएल, नोकिया एंड ब्लैकबेरी। तीनों में से 2 ऐसे, एक तो बीएसएनएल जिसको कि हर हिंदुस्तानी जानता है, क्योंकि एक टाइम था जब बीएसएनएल यानी भारत संचार निगम लिमिटेड, जो कि इंडियन गवर्नमेंट का ही एक कंपनी बोल दो या फिर ऑर्गेनाइजेशन बोल लो या फिर एक उपक्रम बोल लो, इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू फंडेड चलता था। इसका दूसरा नाम एमटीएनएल, जो कि मेट्रो सिटीज के अंदर अपनी सर्विसेज देता था और बाकी एरियाज के अंदर बीएसएनएल अपनी सर्विस देता है। एक टाइम था जब आपको लैंडलाइन की जब भी बात करेंगे तो बीएसएनएल था, इंटरनेट की बात करेंगे तो लैंडलाइन था, बीएसएनएल था। और जब किसी भी तरीके की फैसिलिटी या फिर पब्लिक बूथ के ऊपर जाओगे तो भी बीएसएनएल आपके पास में अवेलेबल था, बीएसएनएल के अलावा कुछ भी नहीं था। बीएसएनएल का दबदबा इस लेवल तक था, लड़के के लिए रिश्ता देखने के लिए जब आए हैं लड़की वाले, तो पूछते थे आपके घर पे बीएसएनएल नंबर क्या है, अगर बीएसएनएल नंबर नहीं है तो मतलब चले जाओ, इस तरह का एडवर्टाइजमेंट बीएसएनएल करता था। तो आप सोच कर के देखो कि बीएसएनएल का नाम किस लेवल के ऊपर चलता था उस टाइम के ऊपर। आज बीएसएनएल कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करता है। शायद ही आपको कहीं पे देखने को मिलेगा कि ये बीएसएनएल का कम्युनिकेशन है, कि बीएसएनएल का हैंडसेट बीएसएनएल के नेटवर्क के साथ में अभी एग्जिस्ट कर रहा है। दूसरी चीज आ गई नोकिया। नोकिया अपने टाइम के अंदर मोबाइल हैंडसेट के अंदर जो हार्डवेयर और जो सर्विसेज वो अपने कस्टमर्स को देता था, अनबीटेबल थी। उसके सामने कोई भी टिकता नहीं था। मतलब हैंडसेट मार्केट में लॉन्च हुआ तो तुरंत सेल आउट हो गया। सेम चीज ब्लैकबेरी के साथ में थी। ब्लैकबेरी फेमस था उन लोगों के बीच में जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, प्रोफेशनल लोगों के बीच में, जिनको ईमेल की फैसिलिटी चाहिए होती थी, जिनको चैटिंग की सर्विसेज या फिर कम्युनिकेशन इंस्टेंट मैसेजिंग की फैसिलिटी जिनको रिक्वायर्ड थी, वो सब ब्लैकबेरी को पसंद करते थे। तो ये तीनों में से दो नाम कॉम्बिनेशन, बीएसएनएल नोकिया या फिर बीएसएनएल ब्लैकबेरी, जो शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जिसको कि इनके टाइम के ऊपर पता नहीं है कि ये तीनों चीज़ों में से क्या हो रहा है। 2 चीज़ों के बारे में तो हर कोई जानता था, लेकिन ये सब फेल मार गए, फेल्ड ड्यू टू देयर रेजिस्टेंस टू चेंज। उन्होंने चेंज को एक्सेप्ट नहीं करा। चेंज जो कि नेचुरल प्रोसेस है, प्रकृति का नियम है, चेंज तो होना ही होगा। ह्यूमन बीइंग रेगुलरली डेवलप हो रहा है, रेगुलरली टेक्नोलॉजी आ रही है। कुछ चीज़ें जो डेली डे टू डे के अंदर मैनुअल काम कर रहे होते थे पहले, आज वो जाकर के इम्प्लीमेंट होती चली गई हैं, डिजिटल हो गई हैं, ये ऑटोमेटेड हो गई हैं। अब ये एक्सपेक्ट मतलब रेजिस्टेंस क्यों दिखाते हैं? जनरली लोगों के माइंड में एक तो ये रहता है कि भाई हमारी जो सर्विसेज दे रहे हैं वो सफिशिएंट है, हमें कोई दूसरा झंझट नहीं पालना। दूसरा रेजिस्टेंस केवल इसलिए होता है कि यार जब हमारा काम चल रहा है तो हम जब ये ऑटोमेटेड प्रोसेस के ऊपर जब चले जाएंगे या फिर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे तो लोगों के बीच में रहता है कि हमारी जॉब्स वगैरह के ऊपर खतरा आ जाएगा। बट दोनों ही चीज़ें नहीं हैं। अगर आप उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हो तो ये दोनों चीज़ें आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाते हैं कि आपका तो जाना तय हो जाता है, या अपना रिश्ता या फिर अपना रास्ता खुद ही तय करते हैं कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। वन बाय वन स्टोरी के ऊपर बात करते हैं कि बीएसएनएल क्यों फेल मार गया। बीएसएनएल को फेल मारने के एक्चुअली 3 रीजन थे। डिले इन अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी, सबसे पहले आता था मोबाइल जनरेशन या नेटवर्क की जनरेशन की हम बात करें तो सबसे पहले था 1G, फिर उसके बाद में आया 2G,
देन 3G, 4G, 5G एंड 6G। बीएसएनएल 2G तक तो अपना उसका बिल्कुल सिक्का चलता था, कोई और उसके आसपास नहीं था। 3G के अंदर उसका सिक्का थोड़ा कम हुआ और 4G को अडॉप्ट करने में तो उसने बिल्कुल इतना डिले कर दिया कि मान लो कि उसके जो कॉम्पिटिटर थे, उस टाइम पे उसका कॉम्पिटिटर कोई था ही नहीं। बट फिर भी जो कई छोटे मोटे लोग एग्जिस्ट करते थे, उन्होंने उसको ऐसा बीट करा कि बीएसएनएल खत्म हो गया और सारी सर्विसेज वो ले गए। और मजे की बात यह है कि बीएसएनएल सबको सर्विसेज देता है, बट फिर भी बीएसएनएल काम नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उसने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसके पास में एट कंट्रोल तो सारा कुछ है, बट वो सर्विसेज को डिलीवर नहीं कर पाया, रिसोर्सेज को इस तरीके से चेंजेस नहीं कर पाया जो कि उसके कस्टमर तक ये सारी चीजें पहुंच सके। और टेक्नोलॉजी, इसी को कहते हैं टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना। अगर सिंगल पर्सन एक ऑफिस के अंदर सारी चीजें फैसिलिटी अवेलेबल है, उसका मतलब ये नहीं होता कि हर जगह पे अवेलेबल हो गई है। आपको उसको अपने एंड यूजर या फिर एंड कस्टमर तक पहुंचाना होता है, तब जाके आप टेक्नोलॉजी के थ्रू अपडेट होते हैं। अदरवाइज तो बोला यही जाता है कि आपने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करी। तो 3G से 4G के अंदर जाने के अंदर जो बीएसएनएल ने जो डिले करा, वही उसका बर्बादी का मेन कारण बना। सेकेंड चीज आ जाती है स्लो डिसीजन मेकिंग एंड ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स। स्लो डिसीजन मेकिंग क्यों होती है? मान लीजिए आप किसी और एक स्कूल जब आप रन करा रहे हो, स्कूल के अंदर बोल दिया जाए कि आपको, छोटी सी बात कर लेते हैं, किसी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस आपको चेक करनी है। कोई पेरेंट आपसे मिलने के लिए आ गया सरप्राइजली, आपसे आके पूछता है मेरे बच्चे की परफॉर्मेंस क्या है, और उस क्लास के अंदर पढ़ाने वाले 5 टीचर और उसमें से उस दिन 2 टीचर एब्सेंट हो गए। पेरेंट आपके सामने आ गया कि मेरे बच्चे की परफॉर्मेंस क्या है, और जो दोनों सब्जेक्ट, मान लो कि 10th क्लास का बच्चा है तो साइंस और मैथ्स दोनों सब्जेक्ट हो गए, दोनों क्रूशियल सब्जेक्ट हो गए। उसने आकर के आपसे डिस्कशन करा कि बच्चे की परफॉर्मेंस क्या है। आपके पास में कुछ रिपोर्ट कार्ड ही नहीं है। आप पेपर के ऊपर लिखवा के रखते हो तो रजिस्टर मंगवाओगे, अटेंडेंस चेक करने के लिए अटेंडेंस का रजिस्टर आएगा। इंडिविजुअल सब्जेक्ट के टीचर से डिस्कशन करोगे, या फिर उन्होंने कुछ परफॉर्मा अपने पेपर पे बना रखा होगा, वो आप उनसे डिमांड करोगे। बट जो डेटा प्रोवाइड करवाने वाले हैं, उस दिन अगर वो दोनों एब्सेंट हो गए, अब आप क्या करेंगे? सामने पेरेंट आ गया, आप बैठे हो उस पोजीशन के ऊपर कि आपको उसको जवाब देना है, उसको सेटिस्फाई करना है, बट आपके पास में डेटा ही नहीं है। तो आपके पास में दो ही चीजें हो जाती है, या तो आप उसको सच बोलो कि सर आज हमारे पास में टीचर्स एब्सेंट है, तो आप कल आना। तो पेरेंट खींचेगा कि मैं टाइम निकाल करके आज आया हूँ आपके पास में, आपके टीचर आज एब्सेंट हैं, तो मैं कल वापस से आऊँ। अल्टीमेटली सामने वाले का टाइम चला गया। जिसके पास में टाइम फ्री है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, वो तो घूमने के लिए रोज आ जाएगा। बट जिसका टाइम क्रूशियल है वो दोबारा आपके पास में नहीं आएगा, उसके माइंड में जाएगा कि कुछ सॉल्यूशन ऐसा निकालना है जो कि मेरे टाइम की भी वैल्यू। तो ये डिसीजन प्रिंसिपल नहीं ले पाया कि बच्चे की परफॉर्मेंस क्या है क्या नहीं है, जस्ट बिकॉज उसके पास में डेटा अवेलेबल नहीं था। अगर आपके पास में डेटा अवेलेबल है तो आप कोई भी डिसीजन लेने के अंदर कैपेबल होते हैं, किसी भी टाइम इंस्टेंटली भी आप डिसीजन ले सकते हैं, किस तरह आपको जाना है किस तरफ नहीं जाना है। तो ये सब रीजन हो जाता है स्लो डिसीजन मेकिंग का, क्योंकि आपके पास में कोई ऐसा ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं है, कोई डिजिटली मेंटेन रिकॉर्ड नहीं थे, या फिर आपके रिपोर्ट जनरेशन का जो सिस्टम ऐसा नहीं है जो कि आपको डिसीजन लेने के अंदर हेल्प करे। अल्टीमेटली जब डिसीजन लिए जाते हैं तो किसी ना किसी रिपोर्ट के बेसिस के ऊपर ही करा जाता है। जब भी हम नॉर्मली डिस्कशन करते हैं या न्यूज़पेपर में पढ़ते तो होता है कि उस तरह की रिपोर्ट आ गई, सीएजी की रिपोर्ट आई है, अब उसके ऊपर डिस्कशन होगा कि फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। अब सीएजी की रिपोर्ट मान लो कि आज कुछ हुआ है, उसकी रिपोर्ट 10 साल बाद में आएगी, तो उसका क्या ही मतलब है? जिसके लिए वो एप्लीकेबल थी, या जिस बंदे के ऊपर सीएजी की रिपोर्ट आई थी, वो बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, दुनिया में नहीं है, तो सीएजी की रिपोर्ट का क्या कर लो? कुछ नहीं कर सकते, केवल हो हल्ला कर सकते हो। सेम चीज यहाँ पर होती है कि रिपोर्टिंग आपके पास में प्रॉपर होनी चाहिए। फिर आता है लैक ऑफ इनोवेशन एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। जिस टाइम पे 3G से 4G के अंदर शिफ्ट हो रहा था, हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन आ चुका था जिसके अंदर की बहुत सारी एप्लीकेशंस होती थी। तो हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन जो कि इस इंडस्ट्री के अंदर बिलोंग करती थी, उन्होंने अपने यूजर्स को सेटिस्फाई करने के लिए इस तरह का यूआई डेवलप कर लिया, इस तरह की एप्लीकेशन बिल्ड कर दी कि उन्होंने बिल पेमेंट करना है तो कहीं नहीं जाने की जरूरत है, कुछ कंप्लेन रेज करने तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, हर प्रॉब्लम उसकी अपने आप घर बैठे बैठे सोल्व होती है। सोल्व करने के लिए आपका एग्जीक्यूटिव जाता है, बट उसने अपनी क्लोज कर दी है, अपनी जो कंप्लेन है वो आप तक पहुंचा दी है। यही उसके लिए सबसे बड़ी बात होती है कि हाँ मैंने अपना काम कर दिया है। अब सर्विस कंपनी नहीं देगी तो स्विच कर लेगा, बट सबसे पहले अडर तो ये है ना भाई, मैं बताऊं कैसे? तो वो प्रॉब्लम बीएसएनएल ने अपने साथ में कर ली कि उसने अपने आप को इस तरीके से बिल्ड नहीं करा कि अपने यूजर्स के बीच के अंदर ऐसा इंटरफेस लेके जाए कि उसकी मैक्सिमम प्रॉब्लम वो घर पे बैठे बैठे सोल्व कर दे। प्रोसेस क्या था? किसी को प्रॉब्लम आ रही है, कनेक्शन के अंदर दिक्कत है, वो आएगा बीएसएनएल के सेंटर पे जाएगा, वहाँ कस्टमर से केयर से बात करेगा, वो फिर उसको कंप्लेन को रजिस्टर करेंगे, फिर आपके पास फोन आएगा, फिर उसको
रिजोल्व करेंगे, मतलब बहुत लंबा प्रोसेस हो गया। जो काम 2 मिनट में या फिर 1 घंटे में हो सकता है, उसके लिए आपने 2 दिन लगा दिए, 3 दिन लगा दिए। किसी भी कस्टमर के पास में, किसी भी इंसान के पास में इतना टाइम आज नहीं है कि वो आपका वेट करता रहेगा। तो तीनों के तीनों पॉइंट बन गए बीएसएनएल को बर्बाद करने के। इन सब के अंदर क्या है कि उसने चेंज को एक्सेप्ट नहीं करा, कस्टमर की नीड को समझा नहीं, और जो उस टाइम के एरा के अंदर चल रहा था उस चीज को अवॉइड करके कि मेरा काम चल रहा है तो मुझे चीजें करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये तो हो गया एक बीएसएनएल जो कि गवर्नमेंट कंपनी थी। अब सेकंड के अंदर हम डिस्कस करते हैं नोकिया के बारे में, जो कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट कंपनी थी, मोबाइल हैंडसेट बिल्ड करती थी। वो भी केवल इसीलिए बर्बाद हुई क्योंकि उसने भी उस टाइम पे जो उसका कंपटीशन था या उसके लेवल के ऊपर जो चीजें चल रही थी उनको अवॉइड करा। खुद को ही अपने फील्ड का मास्टर मान लिया कि मैं जो कर रहा हूँ वही बेस्ट है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। रेजिस्टेंस टू अडोप्टिंग एंड्रॉइड। नोकिया अपने मोबाइल हैंडसेट का जो हार्डवेयर था, A1 क्वालिटी के हार्डवेयर उसने प्रोड्यूस करे हैं, और A1 की क्वालिटी वो अपने मोबाइल हैंडसेट के अंदर देता था। बट वो अपने ही ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में चल रहा था। उसी टाइम पे एंड्रॉयड आ गया जो कि गूगल ने लॉन्च करा, स्मार्टफोन्स बनने लगे। जब एंड्रॉयड के अंदर सारी फैसिलिटी आने लगी, उसके अकॉर्डिंग नोकिया अपने ओएस को अपडेट नहीं कर पाया, ना तो उसने अपने आप को अपग्रेड करा, ना उसने एक्सटर्नल सर्विसेज ली। देखिए, टेक्नोलॉजी को या फिर टाइम की नीड को फुलफिल करने के दो ही मेथड होते हैं। या तो आप अपने सिस्टम को उस लेवल तक अपग्रेड करो कि आपको किसी एक्सटर्नल सर्विसेज की रिक्वायरमेंट ही ना हो, या फिर एक्सटर्नल मार्केट के अंदर कोई चीज अवेलेबल है तो आपको उसके साथ में कोलोब्रेशन करके काम करना पड़ेगा कि हाँ, ये मेरी सर्विसेज है, ये आपकी सर्विसेज है, इनके साथ में हम आगे चलते हैं। अदरवाइज कोई ना कोई तो उन सर्विसेज के साथ में मिल करके वो सारी चीजें बिल्ड करेगा जो कि कस्टमर की नीड है, और आप नहीं कर पाओगे तो अल्टीमेटली आपका जो मार्केट है वो कम होता चला जाएगा और आप मार्केट से बाहर हो जाओगे, जो कि नोकिया के साथ में हुआ। नोकिया का ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड को बीट नहीं कर पाया, एंड्रॉइड के कंपेरिजन के अंदर अपने आप को नहीं उठा पाया, और वो मार्केट से बाहर हो गया। ओवर कॉन्फिडेंस इन पास्ट सक्सेस, जो कि सबसे बड़ी मुसीबत होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो ये बोलते हैं कि अपना तो नाम ही काफ़ी है, अपने नाम से ही एडमिशन्स होते हैं, अपने नाम से एनरोलमेंट होते हैं। तो नोकिया का भी सेम प्रोसेस था कि मेरा हैंडसेट लॉन्च नहीं होता उससे पहले तो मार्केट से सेल हो जाता है, बिक चुका होता है। तो मुझे एंड्रॉइड वाले स्मार्टफोन जो भाग है तो वो मुझे कहाँ बीट करेंगे, क्योंकि हार्डवेयर तो उसने बहुत अच्छे लॉन्च कर दिए, जो स्मार्टफोन उनके आते थे उससे बेटर कर दिया। बट बात यहाँ पर आ गई थी ऑपरेटिंग सिस्टम की, क्योंकि नोकिया का ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड को बीट नहीं कर पा रहा था। और ये वाले जो उसकी गलत फहमी थी कि मेरा तो नाम ही काफ़ी है, वही उसको ले डूबा। लेट एंट्री इनटू द स्मार्टफ़ोन मार्केट। जब जो ये अपना प्रेस्टीज इसी लेके चलते हैं कि अपना तो नाम ही काफ़ी है, एक टाइम आता है जब उनको ये पता लगता है कि अपना नाम काफ़ी अब नहीं है, अब मुझे चेंज करने की रिक्वायरमेंट है। तब तक लेकिन वो इतना डिले कर चुके होते हैं कि उनको जो एहसास हुआ, उस टाइम पे अगर उनको एहसास ना भी हो तो भी बराबर ही है। रीज़न बीइंग कि उससे जब आपको एहसास हुआ है उस टाइम तक आपके मार्केट में इतने सारे कॉम्पिटिटर आ चुके हैं, वो इस उस लेवल की फैसिलिटी दे चुके हैं और अफोर्डेबल प्राइस में दे चुके हो। भाई आप अपने प्रेस्टीज इश्यू के साथ में सारी चीज़ें उसी लेवल की लाने की कोशिश करते हो। भाई 100 आउट ऑफ 100 आने चाहिए, बट 100 में से जिसको 10 स्कोर मिल रहे थे, उसने मार्केट पकड़ लिया और वो 10 से 20 पे जा रहा है। आप 0 पे से सीधा 100 पे जाओगे, वो 10 से 20 पे चला जाएगा, 20 से 50 पे चला जाएगा, 20 से 80 पे चला जाएगा। आप 100 में से 100 लाने के लिए केवल प्रिपरेशन ही करते रहो और तब तक मार्केट पूरा साफ हो जाता है, जो कि इसके अंदर हुआ कि जब उसने सोचा कि मैं स्मार्टफोन मार्केट के अंदर एंटर करता हूं तो विंडोज के साथ उसने टाई अप करा। माइक्रोसॉफ्ट जो अच्छी खासी कंपनी है, उसने उसको पीछे से बैक सपोर्ट दिया, बट विंडोज के अंदर भी वो सारा कुछ नहीं कर पाए उस टाइम पे जो कि एंड्रॉइड कर पा रहा था। तो अल्टीमेटली माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट के साथ भी नोकिया नहीं टिक पाया और अल्टीमेटली मार्केट से बाहर। थर्ड चीज आ जाती है हमारे पास में ब्लैकबेरी की। ब्लैकबेरी क्यों बर्बाद हुआ? ब्लैकबेरी क्योंकि अल्टीमेटली अपने साथ में स्मार्ट चीजें लेके चल रहा था कि उसके साथ में इंस्टेंट मैसेजिंग हो गया, ईमेल सर्विसेज हो गई, चैटिंग सर्विसेज हो गई। ये ब्लैकबेरी का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर अपने आप ऑलरेडी दे रहा था, बट फिर भी वो क्यों चला गया? क्योंकि उसने ये माना कि कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाले जो मेरे कस्टमर्स हैं उनको यही नीड है, इनके अलावा मुझे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और जब उसने समझा कि मुझे मार्केट की नीड के अकॉर्डिंग अपग्रेड होना है, क्योंकि उसका तो ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम स्मार्ट था, बट वो ऐसा माहौल ही क्रिएट नहीं कर पाया है कि उसके लिए एप्लीकेशंस बिल्ड हो सके। पहला पॉइंट है इग्नोरिंग द टच स्क्रीन रिवॉल्यूशन। ब्लैकबेरी जाना जाता था अपने टच पैड के लिए कि वो उसको यही लगता था कि मेरा जो टच पैड है, मोबाइल का जो स्मार्ट
जो टच स्क्रीन आ रखी है उससे भी बेटर, और नो डाउट वो उतना ही काम करता था, बट एक लेवल तक तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करा गया। बट जब टच स्क्रीन इस लेवल पे चली गई है, तो कीपैड होता है, लेकिन टच स्क्रीन तो टच स्क्रीन ही होती है। ये डिफरेंस उसको समझने में बहुत टाइम लग गया, और उसके बाद में जब उसने लॉन्च करा तो उसका डिले हो चुका था। फेलियर टू अडॉप्ट द ऐप इकोनॉमी, जब उसका ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी स्मार्ट था, उसके अंदर एप्लीकेशंस थी, ईमेल सर्विसेज थी, चैटिंग की थी, इंस्टेंट मैसेजिंग की थी, के बावजूद वो अपने इतने प्रोग्रामर्स को इंस्पायर नहीं कर पाया कि दुनिया के अंदर प्रोग्रामर्स बन सकें। देखिए, किसी भी टेक्नोलॉजी को जो प्रोग्रामिंग फील्ड के अंदर आती है, तो टेक्नोलॉजी तो बहुत सारी बिल्ड हो जाती है, लेकिन उसके साथ आपको उन टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए मार्केट भी बनाना पड़ता है। उससे पहले टेक्नोलॉजी को बिल्ड करने के लिए आपको प्रोग्रामर्स के बीच में उस टेक्नोलॉजी को देना पड़ता है कि प्रोग्रामर्स के बीच में इंटरेस्ट आए, उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर एप्लीकेशन बिल्ड करें जो कि आपके स्टोर के ऊपर रन हो सके। तो वो उस ऐप बिल्डिंग का जो प्रोसेस था, वो इतने प्रोग्रामर्स क्रिएट नहीं कर पाया मार्केट में जो कि आपके मार्केट की नीड को फुलफिल करें। जितनी एप्लीकेशन रिक्वायर्ड थी उतनी एप्लीकेशन बिल्ड हो सके। तो अल्टीमेटली गूगल के प्ले स्टोर के साथ में ब्लैकबेरी का जो ऐप स्टोर है वो कंपीट नहीं कर पाया, और अल्टीमेटली बाहर चला गया। जब उसने ये देखा कि मेरे ब्लैकबेरी के ऊपर एप्लीकेशन नहीं बन पा रही हैं, देन उसने सोचा कि क्यों ना कि मैं एंड्रॉइड के साथ में चला जाता हूँ। बट सेम इश्यू, ब्लैकबेरी अपने आप में एक ब्रांड था, उसका अपना प्राइसिंग थी, अपना मार्केट था। उसको जब उसने एंड्रॉइड के साथ में लेकर के जाने की कोशिश करी, तो वही प्राइसिंग का जो डिफरेंस आ जाता है, वो आपको हर जगह पे मात दे देता है कि जब जो सर्विसेज आप दे रहे हो उससे 50% रेंज के अंदर कोई दूसरा अवेलेबल था, तो वो आपको यूज क्यों करें। तो आपके पास या तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो बाकी लोग नहीं दे पा रहे हैं, बट आप ही दे रहे हो, तब तो वो आपके लिए पेबल है। जैसे कि आईफोन है, वो अपने आप में मार्केट के अंदर लेके चलता है कि उसका प्राइसिंग का इश्यू है, बट उसको हर कोई परचेज करना कोशिश करता है क्योंकि मार्केट की नीड को पूरी करता है। तो जो फिर उसकी स्पेसिफिक नीड है, उसके अकॉर्डिंग उसको पेमेंट करना तो करेगा सब। इसलिए आपके अंदर अपने कोई यूनिक स्पेसिफिसिटी तो लानी पड़ती है, बट ये सब कुछ लाने के साथ में वो फेल मार गया, और अल्टीमेटली ब्लैकबेरी भी क्रैश कर गया। तो अल्टीमेटली हमने देखा कि अपने अपने क्षेत्र के तीन बड़े बड़े लोग, बीएसएनएल, नोकिया एंड ब्लैकबेरी, तीनों फेल मार गए क्योंकि उन्होंने अपने टाइम के अकॉर्डिंग जो मार्केट की नीड थी, उसको जो रिक्वायर्ड था, एंड यूजर को जो रिक्वायर्ड था, वो उन्होंने चेंजेस नहीं लेकर के आए, सर्विसेज को उन्होंने अपग्रेड नहीं करा अल्टीमेटली, और वो मार्केट से फेल मार गए। इसलिए जो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करता है, उसका मार्केट से निकलना तय है, चाहे आज वो किसी भी लेवल पे हो। इसीलिए हमारे ओपिनियन में आज के टाइम पे स्कूल्स के अंदर जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आपके साथ में लागू हो चुकी है, कोविड जैसी पेंडेमिक सिचुएशन को आप फेस कर चुके हो, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म आपके पास में ऑप्शन नहीं, ये आपकी नेसेसिटी है। अगर कोई इसको एज एन ऑप्शन देख करके चल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अपने स्कूल को, अपने इंस्टीट्यूट को पीछे धकेलता जा रहा है स्टेप बाय स्टेप, जो अभी नहीं दिख रहा है, बट आने वाले 2-3 साल के अंदर आपको दिख जाएगा कि आप अब मार्केट से बहुत पीछे चले गए हो। अब आपके लिए मार्केट के अंदर सस्टेन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना अलग चीज है, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के बाद में उसको इम्प्लीमेंट करना एक अलग प्रोसेस है। किसी भी टेक्नोलॉजी को प्रोसेस करने के अंदर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर, चाहे कोई कितना भी एडवांस हो, आज कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म लेता है तो पूरे के पूरे करिकुलम को डिजिटल पे लाने के अंदर ना करते हुए आपको 1 साल लग ही जाता है, चाहे कोई कितना भी स्पीडली काम करे। तो व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन टूडेज फास्ट इवॉल्विंग एजुकेशनल लैंडस्केप? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज नो लॉन्गर ऑप्शनल, it is a necessity. Schools that adopt digital platform can enhance efficiency, improve learning outcomes, and provide a more engaging and transparent experience for students, teachers, and parents. As education continue to evolve, integrating technology-driven solution will be key to staying relevant and future ready. जो हमने बताया कि आपको चेंज को एक्सेप्ट करना होगा अगर आप चाहते हैं, तो ये आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपकी नेसेसिटी हो गई है। और आज के टाइम में, फ्यूचर के टाइम में, जो भी नेसेसिटी आपके स्कूल को होने वाली है, उन सभी चीज़ों को फुलफिल करके देता है AFPMS, एकेडमिक्स फ्लो एंड परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम। बार बार बोल रहा हूँ इसकी फुल फॉर्म को, क्योंकि जनरली लोगों को ये लगता है कि ये भी एक ERP सिस्टम ही है। ERP इसका एक पार्ट है, ये ERP नहीं है। जहाँ हर स्कूल ये सोचता है कि हमने ERP सॉल्यूशन ले लिया तो हम तो डिजिटली इनेबल्ड हो गए, नहीं। ERP से आपका सारा काम नहीं हो सकता, और ERP आपका सारा काम नहीं कर सकती।
अगर आपको लगता है तो आप फीचर बाय फीचर या फिर स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे कि क्यों AFPMS आपको रिक्वायर्ड है। तो आपको भी लगेगा कि मेरे ERP सॉल्यूशन के अंदर ये अवेलेबल है कि नहीं है। सबसे पहली चीज तो आती थी कि हमारे पास में स्टेक होल्डर जब भी होते हैं, तो एक स्कूल की जब बात करते हैं सबसे पहले तो होता है मैनेजमेंट, देन टीचर्स, स्टाफ हो गया, पेरेंट्स हो गए एंड स्टूडेंट्स हो गए। बेसिकली चार तरह के स्टेक होल्डर हो गए, मैनेजमेंट, टीचर, पेरेंट एंड स्टूडेंट। इन चारों के बीच में जब हम बात करते हैं तो प्रॉपर जो सिस्टम होगा उन चारों के लिए सेम एप्लीकेबल होगा। चारों के पास में जब एक्सेस है तो आपका सिस्टम डिजिटली इनेबल्ड है, अदरवाइज नहीं है। ERP के अंदर आप केवल अपने ऑफिस के कुछ काम कर पाते हो, वो आप सबको सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर ला नहीं पाते हो। उस सिंगल प्लेटफॉर्म पे लाने का क्या हो सकता है इम्पैक्ट, वो सब हम बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है उसके अंदर, इफिशियंट एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, कि आप अपने स्कूल के एकेडमिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्टिविटीज हैं उनको किस तरीके से स्मूथली मैनेज कर सकते हो डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू। सबसे पहले बात करते हैं फी कलेक्शन की, जो कि हर किसी की रिक्वायरमेंट होती है कि रेवेन्यू को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मेंटेन कैसे करें। फी कलेक्शन जब करते हैं कि जब आपके स्कूल अच्छा खासा चल रहा है, आपकी लीगेसी मेंटेन है, तो वहां पे आप लोग ऐसे कंडीशंस लगा देते हैं बच्चे के साथ में कि पहले पेमेंट कर दो या फिर क्वार्टरली आप पेमेंट कर दो, तो चेक्स आप ले लेते हो तो आपके पास में डिले के चांसेस नहीं होते। बट आपने जो चेक ले लिया है, आप उस चेक को डिपॉजिट करने वाले हो, चेक बाउंस हो गया है, ये इन्फॉर्मेशन पेरेंट को फोन करके करेंगे या फिर पेरेंट को बताएंगे, वो लेट हो गया है, कोई मिल नहीं रहा है, आप बच्चे को क्लास से बाहर निकालेंगे, ये सारे झंझट आपके पास में चलते रहते हैं। जबकि अगर पेरेंट को ये पता हो कि मैंने चेक दिया हुआ था, इस डेट को डेट क्लियर होगा चेक, तो चेक क्लियर करने से पहले पेरेंट भी अपना इंतजाम कर सकता है कि भाई बैंक के अंदर अपना अमाउंट ट्रांसफर करवा देगा। आज वो फैसिलिटी आपके पास में नहीं है, इसके लिए अलग से आपने कोई SMS सर्विसेज ले रखी है जो आप रेगुलर मैसेज शूट करते हो, जबकि APMS के थ्रू आपको इजी तरीके से मेंटेन कर सकते हो। अटेंडेंस ट्रैकिंग का मतलब क्या है कि देखिए, रजिस्टर के अंदर रेगुलर आपकी अटेंडेंस होती है, आप बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी चालू कर सकते हैं। बट आप अगर पेन पेपर पे रजिस्टर पे कर रहे हैं तो रजिस्टर के ऊपर आपने पेन पेपर से रेगुलर अटेंडेंस हो गई है। हर टीचर का 10 से 15 मिनट उसके अंदर चला गया, चलो 5 मिनट उसके अंदर चला गया रेगुलरली। मंथ एंड के अंदर या फिर जो शाम को जब क्लासेस खत्म हो जाए, टीचर को बताना पड़ता है कितने बच्चे प्रेजेंट थे, कितने बच्चे एबसेंट थे। अब यही काम उसको मंथ एंड के अंदर भी करना पड़ता है, वीकेंड के ऊपर करना पड़ता है कि भाई क्लासेज इतनी थी, कौन सा बच्चा कितने दिन प्रेजेंट रहा है, कितने दिन एब्सेंट रहा। तो टोटली वो बताता है, फिर उनको चेक करते हैं कि भाई हाँ इतने बच्चे एब्सेंट रहे हैं, इतना ये रहा कि कोई बच्चा अगर रेगुलरली एब्सेंट रह रहा है तो उसके बाद में स्टेप लिए जाते हैं। वो स्टेप उठाने के अंदर अब वो क्लास टीचर ही ले रहा है, अब उसकी जगह प्रिंसिपल को तो पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर क्लास टीचर ने अपना काम डिले कर दिया तो 1 महीने से या 2 महीने के पीछे चला गया हो। जबकि जब डिजिटली आपकी अटेंडेंस रेगुलरली मार्क हो रही है तो प्रिंसिपल के पास भी एक्सेस है, पेरेंट के पास भी एक्सेस है और टीचर के पास भी एक्सेस है, वो इजी तरीके से ट्रैक कर सकता है। और मंथ एंड के बाद में होने वाला उसका जो काम है जिसके अंदर उसको 1-2 घंटा भी लगता है, तो वो टोटली फ्री हो गया। तो 2 घंटे के अंदर वो आपके लिए एकेडमिक काम कर सकता है या फिर कुछ काम भी नहीं करा तो मेंटली रिलैक्स होकर के जब काम करता है तो अल्टीमेटली वो आपके सर्विस के साथ में सेटिस्फाइड है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में लंबे टाइम तक रहने के लिए कमिटेड हो जाता है। स्टूडेंट परफॉर्मेंस ट्रैकिंग, सेम जो हमने इनिशियली इस वीडियो में डिस्कस करा था, BSNL का जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो जैसे प्रिंसिपल के पास में कोई आ गया तो हर किसी के पास में स्टूडेंट की कंप्लीट एकेडमिक परफॉर्मेंस सिंगल क्लिक के ऊपर अवेलेबल होती है। उसके अंदर आपके टेस्ट रिलेटेड जो भी परफॉर्मेंस थी, एकेडमिक परफॉर्मेंस हो गई, अटेंडेंस रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं या फिर नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज के अंदर उसकी जो भी परफॉर्मेंस थी, वो सारी सिंगल डैशबोर्ड के ऊपर होती है। तो कोई भी, चाहे उसका कोई मेंटर हो, चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे स्कूल का मैनेजमेंट हो, चाहे पेरेंट हो, सबके सामने सिंगल क्लिक के ऊपर होती है। तो आप ट्रांसपेरेंट वे के अंदर एक दूसरे के साथ में बातचीत कर सकते हैं। बच्चे की वीकनेस और स्ट्रेंथ के ऊपर इजी तरीके से बातचीत करी जा सकती है। असेसमेंट एंड एग्जाम ट्रैकिंग, कब पेपर होने वाले हैं, कब कब पेपर हो गए थे, ऑलरेडी एग्जाम कैलेंडर बना सकते हो नोटिस बोर्ड पर डालने के बजाय। आप बच्चे के मोबाइल ऐप्स के अंदर होता है एग्जाम कैलेंडर, आप नोटिस बोर्ड पे जो नोटिस लगाते हो वो केवल आपके स्टूडेंट्स देखते हैं। पेरेंट्स को नहीं पता है कि फ्यूचर में कब कब टेस्ट होने वाले हैं। आप डायरी दोगे तो पेरेंट ने कभी चेक करी है, कभी नहीं करी है, इसके बजाय अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म है तो ऑफिस में बैठा हुआ है चाहे कहीं पर भी है, वो सब कुछ चेक कर सकता है। उसका प्लानिंग क्या चल रही है, उसका बच्चा कहाँ पीछे चल रहा है, कहाँ नहीं चल रहा है। स्कॉलरशिप डिस्काउंट एंड प्रोसेसिंग, जैसे वो फी को मैनेज करने के साथ में दिक्कतें आती हैं, वैसे फी के ऊपर स्कॉलरशिप जैसी चीज इंट्रोड्यूस होती है कि भाई कुछ को डिस्काउंट दिया जाता है किसी के ऊपर। तो फीस सेम है, किसी के अंदर प्लस होता है, किसी के अंदर माइनस होता है, तो इजी तरीके से
मैनेज हो जा सकती है, क्योंकि बाद में कोई झंझट नहीं होता कि आप रिसिप्ट के ऊपर लिख देते हो या कहीं पर रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते हो। जिस दिन बहस होती है आप वो निकाल के देते हो कि हाँ भाई ये चीज़ अवेलेबल थी, अपना इतने के ऊपर तय हुआ था और आप ये सब कुछ करो। ठीक है, बड़े स्कूल के अंदर इस तरह की चीज़ें नहीं होती, बट छोटे स्कूल के अंदर ये आम बात है। तो छोटे स्कूल्स के लिए भी उतना ही ये रिलेवेंट है। टीचर्स पेरेंट कम्युनिकेशन, टीचर और पेरेंट स्टूडेंट के बीच में अगर पेरेंट के अलावा कोई ध्यान रख पाता है उसका, तो वो बंदा होता है दूसरा टीचर। टीचर के अलावा कोई बंदा नहीं है कि जो को पेरेंट की तरह उसका ध्यान रखता है स्कूल टीचर के अलावा। तो उन दोनों के बीच के अंदर कम्युनिकेशन एकदम तरीके से प्रॉपर होना चाहिए स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को लेकर के, कि उसके लिए कुछ अगर प्लानिंग भी कर रहे हैं तो इजी तरीके से कर सकते हैं। डिसिप्लिन बिहेवियर मॉनिटरिंग, मान लीजिए डिसिप्लिन के नाम पे हम बोलते हैं भाई किसी स्टूडेंट को रेगुलरली क्लास से आउट करा जा रहा है या फिर रेगुलरली क्लास से वो एब्सेंट रह रहे हैं, तो इन चीज़ों को किस तरीके से ट्रैक करा जाए। सेम वो चीज़ आती है जब आपका डिजिटली रिकॉर्ड मेंटेन है, तो प्रिंसिपल एक्सेस करके अपने आप उसको जिस तरीके से एक्टिविटी करनी है या फिर जिस तरह का एक्शन लेना है वो ले सकता है। अब स्टूडेंट के ऊपर ही लागू नहीं होता, ये टीचर्स के ऊपर भी लागू होता है कि कौन रेगुलरली एब्सेंट होता है, कौन रेगुलरली लेट आता है, कौन रेगुलरली जल्दी चला जाता है या फिर आउट टाइम कर रहा है, जो टाइम पीरियड अलॉटेड था उसके बाद में डेडलाइन क्रॉस करने के बाद में वर्क सबमिट करवाता है। तो क्या होता है कि इस तरीके से जब चीज़ें आपके पास ट्रैकिंग के लिए नहीं होती हैं, तो किसी एक की वजह से बाकी सबका भी काम हैम्पर होता है। मान लीजिए कि आपको हाफ ईयरली की डेट अनाउंस करनी है, 4 टीचर्स ने आपको बता दिया हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, 5वीं टीचर का कंप्लीट नहीं हुआ, तो उस टाइम के ऊपर या तो आप सिलेबस को रिड्यूस करोगे या फिर अपनी हाफ ईयरली की डेट को एक्सटेंड करोगे। दोनों में से कोई काम करना पड़ेगा। जबकि आपके पास में रिकॉर्ड मेंटेन्ड है, आपके पास में कोर्स प्रोग्रेस की डिटेल है, तो आप उसको समय के साथ रहते हुए बता सकते हो कि भाई आपका सिलेबस पीछे चल रहा है, आप इसको करो और हमें हाफ ईयरली के एग्जाम टाइम से कंडक्ट करवाना है। तो अल्टीमेटली आपका पूरा का पूरा एकेडमिक हो या नॉन एकेडमिक हो, हर चीज़ इसी तरीके से मेंटेन हो जाती है और जब ये सारा रिकॉर्ड आपके पास में डिजिटल रहता है, तो रिपोर्टिंग तो बहुत ही आसान होगी, जिसके बेस के ऊपर हर ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन लेती है अपने फ्यूचर के लिए, अपने प्रेजेंट के लिए, पास्ट को देखते हुए किस तरीके से हमें आगे ग्रोथ करनी है। सेकंड आता है डेटा ड्रिवन स्टूडेंट परफॉर्मेंस ट्रैकिंग, रियल टाइम एकेडमिक्स मॉनिटरिंग, पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान्स, एआई बेस्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, प्रिडिक्टिव एनालिसिस फॉर फ्यूचर आउटकम। इसका एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए कि क्लास 10th के अंदर आपके पास 40 स्टूडेंट हैं। 40 के 40 स्टूडेंट मैथ्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, सब साइंस में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, सब सोशल साइंस में परफॉर्म नहीं कर सकते, सब हिंदी में नहीं कर सकते, सब इंग्लिश में नहीं कर सकते। अगर 40 बच्चे हैं तो कुछ बच्चों का इंटरेस्ट साइंस में अच्छा है, कुछ का मैथ्स में अच्छा है, किसी का इंग्लिश में है, किसी का हिंदी में है, किसी का सोशल साइंस में है, किसी का नॉन एकेडमिक्स के अंदर है। तो सभी 40 के 40 बच्चों के ऊपर एक चीज एप्लीकेबल नहीं होती कि उनको किस तरीके से काम करना चाहिए। तो जब आपके पास में सारा आउटकम होता है कि भाई उसके टेस्ट रिपोर्ट वगैरह में क्या चल रहा है, तो आप निकाल सकते हो कि पर्टिकुलर 5 बच्चों का रिजल्ट या 5 बच्चों की एकेडमिक्स के अंदर हिंदी अच्छी है और 20 की इंग्लिश अच्छी है। तो आप एक चेक कर सकते हो इन 5 बच्चों को छोड़ करके या फिर अच्छे को छोड़ के, मान लो कि पता है हिंदी के अंदर 10 बच्चे वीक हैं, तो हिंदी के टीचर को उन 10 बच्चों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है ना। ऐसा नहीं हो सकता उन 10 बच्चों के चक्कर के अंदर 40 के 40 बच्चों को जबरदस्ती वो हिंदी पढ़ाता रहे कि एक्स्ट्रा क्लास लेनी है तो सबकी लेनी है। वो बोल सकता है कि भाई ये 30 बच्चे तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इनको रिक्वायर्ड नहीं है, उन 10 बच्चों को रिक्वायर्ड है, उन 10 बच्चों को अलग से बुला के एक्स्ट्रा क्लास ले ली गई। इस तरीके से इंडिविजुअल बच्चे के ऊपर आप पर्सनलाइज प्लानिंग बना सकते हो कि किस तरह से उसके एकेडमिक्स को अच्छी तरीके से इम्प्रूव करा जाए या फिर जिसके अंदर वो जो स्ट्रेंथ है उसको और एम्पावर कैसा करा जाए, जहाँ पे वीकनेस है वहां से उसकी वीकनेस को निकाल के उसको भी स्ट्रेंथ कैसे बनाया जाए। ये सब कुछ कर सकते हो जब आपके पास में डेटा अवेलेबल होता है। तो अगर डेटा अवेलेबल होगा, रियल टाइम एकेडमिक्स मॉनिटरिंग, आज टेस्ट हुआ है, कल आपने उसका रिजल्ट दिया है, तो पिछले जितने भी टेस्ट पेपर हुए थे उनके बेस के ऊपर आपके सामने एक रिपोर्ट होनी चाहिए कि उस रिपोर्ट के बेस के ऊपर आप देख सकते हो कि हाँ एक टेस्ट के अंदर गड़बड़ नहीं है, हर जगह पर हमेशा ये बच्चा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर लो आ रहा है, तो मतलब इसको इसके ऊपर एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत है। इस तरह की सारी चीजें आप निकाल सकते हो जब आपके पास में डिजिटली डेटा होता है। तो अगर ये डेटा डिजिटली नहीं होता है तो आप उसको ट्रैक करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है और ये सब परफॉर्मेंस रिपोर्ट आज निकालना आपके लिए बेसिक नीड हो गई है। इम्प्रूव टीचर प्रोडक्टिविटी, टीचर्स की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ती है, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे अटेंडेंस टीचर्स लेते हैं, मंथ एंड के अंदर उनको टोटल कैलकुलेट करके देना पड़ता है कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सेम उसी प्रोसेस के अंदर वो रेगुलरली अपने एग्जाम जब कंडक्ट करवाते हैं क्लास के अंदर, तो उनको लास्ट में देखिए ये भी चेक करना पड़ता है कि कितने बच्चे हमारे वीक चल रहे हैं, कितने बिलो एवरेज हैं, कितने अबव एवरेज हैं। ये सारी कैलकुलेशन तो खुद से अपने एंड के ऊपर करनी पड़ती है, तो अल्टीमेटली उसको कुछ ना कुछ तो टाइम उसके ऊपर जा रहा होता है। कई बार आपके पास में ऐसे काम आ जाते हैं जो कि अपने टीचर्स को एकेडमिक काम ने नॉन एकेडमिक काम दे दिए, उनकी मॉनिटरिंग कहीं पर भी नहीं हो रही है, उसके अंदर वो उलझ गया है।
बच्चा टेस्ट लिया, हमने जो टेस्ट कंडक्ट करवाया उसके अंदर कितने बच्चों ने अच्छा परफॉर्म करा है, तो आपको ये पता है कि यार जो रिसेंटली मैंने जो चैप्टर कवर करवाया था वो बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। अगर 40 बच्चों में से 35 बच्चों ने सही परफॉर्म करा है, मतलब कि 5 बच्चों को समझ में नहीं आया, 35 को तो आ गया, तो आपको 5 पे मेहनत करनी है। तो 5 को समझ में आया, 35 को नहीं आया, तो अल्टीमेटली आपने कहीं कमी छोड़ दी है, तो आपको अपना इंप्रूव करना पड़ेगा, उस चैप्टर के ऊपर वापस से फोकस करवाना पड़ेगा। तो आप अपनी एकेडमिक प्रोडक्टिविटी को बहुत ईजी तरीके से इनहांस कर सकते हो। कम्युनिकेशन प्रॉपर होता है, आपको सिलेबस कितना कंप्लीट करवाना था, किस डेट तक, ये जब ट्रैकिंग होती है तो आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आती है, आपका टाइम रेगुलर तरीके से कंप्लीट होता हुआ चलता है। टेस्ट के टाइम पे टेस्ट कंडक्ट करवाने थे तो हो जाएंगे, जो भी शेड्यूल आपको डिफाइन करा गया आपके ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, जो भी इंस्टीट्यूट के थ्रू, तो आप इजी तरीके से उसको कर पाते हो। तो इस तरीके से आपके सामने भी सारा इजी तरीके से मेंटेन होता है। इनहांस कम्युनिकेशन बिटवीन स्कूल स्टूडेंट एंड पेरेंट। कम्युनिकेशन जो कि आज के टाइम पे बेसिक नीड है, बेसिक नीड इसलिए कह दिया जाता है क्योंकि ना तो पेरेंट्स के पास में टाइम है, तो बच्चे के साथ में पूरा 10 घंटा बैठ करके उसका सारा कुछ देख रहे होते हैं। आजकल के टाइम के अंदर जनरली दोनों वर्किंग होते हैं, तो उनके पास में कुछ ही टाइम मिलता है कि भाई कब क्या करना, कब नहीं, उस टाइम पे बच्चों के साथ में खेलने कूदने के अंदर ही गुजार देते हैं कि यार बच्चों को डांटें क्या। जब आपके पास में डिजिटली सारा कुछ रिकॉर्ड मेंटेन रहता है, तो जब अपनी परफॉर्मेंस बच्चों की ट्रैक कर रहा है, तो उसको पता है कि मुझे अपने बच्चे को किस तरीके से डील करनी है। तो उस टीचर के साथ में अगर उसको कम्युनिकेशन का जरिया हो, तो टीचर के साथ में अलग से पर्सनली कम्युनिकेशन वो ईजी तरीके से कर सकते हैं ऑन रिकॉर्ड। देखिए, आप बोल सकते हो कि व्हाट्सएप के थ्रू कर लेते हैं, मैसेज के थ्रू करें, वो आपके पास में रिकॉर्ड में कहीं पर भी नहीं है। किस टीचर ने किस पेरेंट को क्या बोला, पेरेंट ने आकर के कोई फॉल्स क्लेम करा है या टीचर ने किसी को फॉल्स क्लेम कर दिया है, उन सब का आपके पास में जस्टिफिकेशन तब तक नहीं है जब तक आपका कोई ऑफिशियल प्लेटफॉर्म नहीं है जिसके ऊपर करा का कम्युनिकेशन जो रिकॉर्ड मेंटेन्ड है उसके ऊपर कोई भी उसको अल्टर नहीं कर सकता। तो ये सब कुछ हो सकता है AFPMS के थ्रू। रियल टाइम मैसेजिंग हो गया, नोटिफिकेशन हो गया, डैशबोर्ड, हर किसी के पास जो बच्चे का डैशबोर्ड अवेलेबल होता है ना, तो बच्चे से रिलेटेड डिसीजन लेने के अंदर हर किसी को ईजी होता है। जरूरी नहीं है टीचर के ओपिनियन के अंदर, हो सकता है कि जब टीचर और पेरेंट मिल रहे हैं तो हर टीचर ये बोलेगा आपका बच्चा मेरे सब्जेक्ट के अंदर तो आउट परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि रिकॉर्ड है ही नहीं। जब मंथ ईयरली एंड के अंदर जब सेशन एंड होगा तब जब रिपोर्ट कार्ड आएगा उसका, तब भी चलो उसने रिपोर्ट के अंदर निकाल के भी दे दिया कि हाँ भाई सब कुछ हो गया, तो आप कुछ देख ही नहीं सकते। बट रेगुलरली पीरियडिकली जो सारी चीजें हो रही हैं, आप बच्चे को ट्रैक कर पाते हो, तो वहां पे ना तो टीचर आपके साथ में फुल कमिटमेंट कर पा रहा है, ना आप टीचर के ऊपर ब्लेम डाल सकते हो कि भाई आपको हमें बताया नहीं। तो स्कूल और पेरेंट्स एंड टीचर्स के बीच में एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम रहता है, इससे किसी के बीच में कुछ भी गड़बड़ या धांधली का कोई चांस नहीं होता। स्ट्रीमलाइन असेसमेंट एंड एग्जामिनेशन प्रोसेस, ऑटोमेटेड टेस्ट क्रिएशन, इंस्टेंट रिजल्ट, एआई बेस्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस। आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर हो या सब्जेक्टिव टेस्ट पेपर हो, उनका रिजल्ट प्रोसेसिंग का काम एक टफ होता है। ऑब्जेक्टिव पेपर का जस्ट आपने ऑब्जेक्टिव ओएमआर स्कैन करा और आपका रिजल्ट प्रोसेस तुरंत हो गया, उसके बजाय आपने एक एक को चेक करा, क्वेश्चंस को मार्क करा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट को टेस्ट करने के अंदर उतना ही टाइम लगता है जितना कि सब्जेक्टिव में है, जबकि जब आपके ओएमआर स्कैन होती है उसके अंदर एक्सेल से जो डेटा निकला उसको इमीडिएटली प्रोसेस करो, रिजल्ट तुरंत, रिजल्ट जब हुआ उसके घंटे के अंदर आप प्रोसेस कर सकते हो। सेम सब्जेक्टिव जब पेपर होता है तो किस किस सब्जेक्ट के अंदर बच्चे का स्कोर क्या था, वो सारी चीजें अलग अलग जब तक नहीं आती हैं तब तक आप उसको मेंटेन नहीं कर पाते हो, और प्रिंसिपल को तब तक आप नहीं दे पाते जब तक कि सारे सब्जेक्ट का उसके अंदर नहीं आ जाता। जबकि इंडिविजुअल सब्जेक्ट के अगर 5 लोग किसी टेस्ट के अंदर, 5 अलग अलग सब्जेक्ट इन्वॉल्व थे, 5 में से 4 लोगों ने काम कर दिया, 5वें ने नहीं कराया अभी तक, तो जो भी अथॉरिटी वो बोल सकती है वो 4 लोग कर चुके हैं अपना काम, आपने क्यों नहीं कराया। तो इजी तरीके से आप इन सब चीजों को भी स्मूथ कर सकते हो। स्मार्ट अटेंडेंस एंड डिसिप्लिन ट्रैकिंग, इसके ऊपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि रियल टाइम पे मॉनिटर हो जाती है, रेगुलरली आप अपने स्टाफ को मॉनिटर करते हो, बच्चों को मॉनिटर करते हो। डिजिटल फी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, एरर फ्री होता है क्योंकि इसके अंदर कहीं कोई गड़बड़ झंझट नहीं होता कि चेक दे दिया तो चेक कहीं खो गया है या चेक के ऊपर डेट गलत हो गई, जिस पे ऑनलाइन पेमेंट ले लो काम खत्म। आजकल यूपीआई पेमेंट से, सब्जी वाले के पास भी यूपीआई से पेमेंट होता है, आप 10 रुपए की सब्जी लो तो भी यूपीआई से पेमेंट हो जाता है, तो आप ये कह ही नहीं सकते कि वो यूपीआई से कोई पेमेंट करता नहीं है। इजी तरीके से होगा। डिले अवॉइड केवल इसलिए हो सकते हैं क्योंकि आप इंस्टेंट मैसेज शूट कर पाते हो, सिंगल क्लिक को आपको निकल गया किस किस बच्चे की फीस डिले है। अदरवाइज आप क्लास में बोलते हो, आपका अकाउंट सेक्शन से लिस्ट निकलेगी जो कि इंडिविजुअल टीचर के पास में जाएगी, टीचर जाकर के बच्चों को बोलेंगे, फिर वो अपने पेरेंट्स को जाकर के बोलेंगे। जबकि अगर आपके पास में सिस्टम है जो कि सिंगल क्लिक के ऊपर सारा कुछ सबको पता लग गया, तो सेम प्रोसेस चलता रहेगा, पेरेंट के पास भी चला गया भाई डिले हो रहा है, नेक्स्ट इसके ऊपर ये एक्शन आ सकता है, तो डिले को भी रोक दिया आपने, एरर फ्री भी हो गया, मिस मैनेजमेंट भी नहीं हुआ, और इनवॉइस जैसे फीस रसीद
ऑनलाइन पेमेंट हुआ, रिसिप्ट जनरेट हुई, आपके पास भी आ गई, पेरेंट के पास भी चली गई, तो पेपर भी आपके बच गए। उसके अंदर कोई डिले नहीं होगी, मेरे पास रिसिप्ट मिस हो गई, कल को मैंने करा दी थी, वो रिसिप्ट लेकर के आता हूँ, मैं ढूंढ के लाता हूँ, मैंने करवा दी, ये सारे झंझट आपके खत्म हो जाते हैं। कंप्लायंस विथ एजुकेशनल रेगुलेशन एंड रिपोर्टिंग। जब भी कोई स्कूल की जब बात करते हैं तो किसी ना किसी बोर्ड के अंदर काम करता है, एजुकेशनल बोर्ड के अंदर काम करता है, या फिर राजस्थान बोर्ड हो गया, सीबीएसई बोर्ड हो गया, हरियाणा बोर्ड हो गया, तमिलनाडु बोर्ड हो गया, जो भी स्टेट है उसके ऊपर वो वाला बोर्ड अप्लाई होता है, या फिर सीबीएसई के साथ में एफिलेशन होगा, या फिर किसी इंटरनेशनल बोर्ड के साथ में एफिलेशन होगा। तो अल्टीमेटली जब आपके स्कूल को रन करा रहे हो तो उसके साथ में आपको एक एफिलेशन नंबर होता है, जो कोई ना कोई एजुकेशन बोर्ड अथॉरिटी आपको प्रोवाइड करवाती है। तो हर एजुकेशन बोर्ड अथॉरिटी जो होती है अपने कोरिकुलम के हिसाब से आपका समय समय के ऊपर आपसे किसी न किसी तरह की रिपोर्ट्स की डिमांड कर रही होती है, और वो रिपोर्ट्स अगर आप टाइम टू टाइम प्रोवाइड नहीं करवाते हो तो अल्टीमेटली आपके वो फाइन्स वगैरह लगते हैं, आपका एफिलिएशन कैंसिल होने के चांसेस हो जाते हैं। तो वो रिपोर्ट आप इजी तरीके से दे सकते हो, उसके लिए आपको कोई अलग से स्टाफ रिक्रूट नहीं करना है, अलग से कोई एफर्ट नहीं डालना है, क्योंकि रेगुलर जो काम कर रहे थे डे टू डे लाइफ के अंदर ही वो सारी चीजें हो गई हैं, बस जिसको जो चीज चाहिए बटन क्लिक करिए, एक्सपोर्ट करा, उसको सेंड करना है, नॉर्मल प्रोसेस, एक्स्ट्रा कोई भी काम नहीं हो रहा। अदरवाइज अभी आप क्या करते हैं, भाई रेगुलर अथॉरिटी आने वाली है, इंस्पेक्शन होने वाला है, रिपोर्ट तैयार करो, एकेडमिक से काम छोड़ के 10 दिन के लिए आपने अपने पूरे स्टाफ को उस रिपोर्ट को प्रिपेयर करने के ऊपर लगवा दिया। तो इस एपीएम में जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर जितना तो खर्चा नहीं होता, उससे ज्यादा खर्चा तो आप अपने स्टाफ को इस तरह की एक्टिविटी करवा करके खत्म कर देते हो। फिर बात यह आती है हम तो सैलरी देते हैं उसी के अंदर काम हो जाता है, भाई सैलरी देते हो आप उसको एकेडमिक अपनी ग्रोथ को करने के लिए, अपने इंस्टीट्यूट को नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले जाने के लिए, ओवरऑल अपनी इफिशियंसी को इम्प्रूव करने के लिए, ना कि केवल इसलिए कि आपके रिसोर्सेज हैं तो आप किसी भी काम के अंदर उसको डाल दो। तो ये सारी चीज़ आपकी बच जाती है जब आपके पास में सारा कुछ डिजिटली इनेबल्ड होता है, तो ऑटोमेटेड रिकॉर्ड कीपिंग होती है, तो उसके अंदर अल्टरेशन का चांसेस नहीं होता। तो क्या होता है, सिक्योर्ड एंड टेम्पर टू डेटा स्टोरेज होता है, इफिशिएंट कम्युनिकेशन होता है सभी के साथ में, रेगुलेटरी स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, जो बोला है उस तरह का जब प्लेटफॉर्म आपको मिल गया है तो कहीं पे कोई दिक्कत ही नहीं है कि भाई ये सर्विसेज आप प्रोवाइड करवा रहे हो कि नहीं करवा रहे हो। लास्ट आ जाता है हमारे पास प्रिपरेशन स्टूडेंट और है डिजिटल फ्यूचर। जब डिजिटल एरा चल रहा है, ये तो सबको पता है कि कोविड टाइम ने जिसको डिजिटल वर्ल्ड से नफरत थी उसको भी डिजिटल के ऊपर लाने के लिए मजबूर कर दिया। तो जब डिजिटल पे आप आ चुके हो तो एरा डिजिटल ही है, और फ्यूचर के अंदर ये और ग्रो करेगा। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है तो अब नॉर्मल डिजिटल होने से तो रुक ही नहीं सकते, जब बात एआई की होने लग गई है। तो अपने स्टूडेंट्स को भी आपको उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना होगा, तो डिजिटल एरा या फिर फ्यूचर में जो आने वाला एरा उनके लिए एकदम से सरप्राइज ना लगे कि स्कूल में तो सब कुछ था नहीं और अब ये सब कुछ क्या हो गया। एक कहने को हम कह सकते हैं कि हम हमारे बच्चों को स्क्रीन टाइम से दूर रखते हैं, ये सब कुछ नहीं होनी चाहिए, ऑनलाइन टेस्टिंग सिस्टम को हम इंटीग्रेट नहीं करवाते हैं, बट ये सब करके आप अपने बच्चे को कहीं न कहीं पीछे धकेलते हो। जब आपका बच्चा 12th क्लास में होता है तो जब आगे की स्टडी के लिए, हायर स्टडी के लिए कॉम्पिटिशन फाइट करना होता है एडमिशन लेने के लिए, तो सारे आजकल मैक्सिमम ऑनलाइन टेस्ट होते हैं। और जब आपने उसको डिजिटल दुनिया से दूर करके रखा हुआ है तो ऑनलाइन टेस्ट जिस दिन वो देगा तो उसके लिए तो समझना ही मुश्किल हो जाएगी, मेरे को क्या करना था पता लगा, बटन क्लिक, सबमिट करना था, 3 घंटे बाद उसने जाते सबमिट कर दिया, काम खत्म उसका। तो अल्टीमेटली आप नुकसान उस बच्चे का करते हो जो कि आपके साथ में है, कि जिसका फ्यूचर बनाने का जिम्मा आपके पास में है, आप उसका फ्यूचर बर्बाद कर दोगे अगर आप डिजिटली इनेबल्ड नहीं हो रहे हैं तो। कैसे, डेवलपिंग डिजिटल लिटरेसी, जो कि डिजिटल लिटरेसी आज के टाइम पे हर किसी को नीड है, क्योंकि साइबर क्राइम क्या होता है, साइबर अवेयरनेस कैसे आती है, ये सब चीजें तभी आप उन सबको समझा सकते हो जब उनको कुछ तो आइडिया हो कि साइबर है क्या। अदरवाइज हर किसी को साइबर क्राइम के नाम पर एक मूवी का सीन याद आ जाता है कि वहां पे जा रहे हैं, जैमर लगा दिए, सब कुछ क्रैक कर दिया, सब कुछ हैक कर लिया, काम खत्म, इसी तरीके से काम होता है। बट वो तो केवल मूवीज के अंदर दिखाने को, साइबर क्राइम एक्चुअली में किस तरीके से होते हैं, डे टू डे लाइफ के अंदर किस तरीके से आज लोग शिकार हो रहे हैं, वो सब आप डिजिटल लिटरेसी के थ्रू उनके अंदर ला सकते हो। डेटा एनालिसिस एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग, जब उनके सामने डिजिटल के फॉर्मेट के अंदर जब डेटा आ रहा होता है तो उनके अंदर अपने आप ही ये जिज्ञासा या फिर रुचि जाग जाएगी कि ये सब कुछ हो कैसे रहा है, तो उनके अंदर कंप्यूटेशनल थिंकिंग अपने आप बिल्ड होने लगती है, क्योंकि हाँ वो हर चीज को इस तरीके से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। Exposure to AI and automation, encouraging collaborative online learning, bridging the gap between education and industry। स्पेशली इंडिया की हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, वो दोनों बिल्कुल अलग डायरेक्शन के अंदर चल रहे हैं। बट अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर उन दोनों को मर्ज करने की कोशिश करी गई है कि जो इंडस्ट्री की नीड है, जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, जो हमारे स्कूल्स हैं, उनके अंदर ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाए कि कहीं ना कहीं उसकी डायरेक्शन के अंदर हो। एग्जैक्टली मैच नहीं कर पा रहे, बट डायरेक्शन तो वो हो, क्योंकि ये तो पता लगे मैं करना क्या है। उसको ये तो नहीं है ना कि मैं पढ़ाई तो मैंने कुछ और करी थी, अब जाके मुझे कुछ और काम करना। तो एजुकेशनल
सिस्टम एंड इंडस्ट्री, उन दोनों के बीच का जो गैप है वो आप खत्म कर सकते हो इस तरह के प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो मैंने कोशिश करी इस पूरे वीडियो के अंदर आपको ये समझाने की कि किसी भी स्कूल को डिजिटल प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट क्यों है, और जो फीचर्स हमने बताए हैं उन फीचर्स के अलावा भी ऐसा बहुत सारा है जो कि टाइम टू टाइम के साथ मैं आपके सामने शेयर करता रहूँगा। एएफपीएमएस के अंदर है, इसके बाद मैं स्टेप बाय स्टेप, फीचर बाय फीचर भी आपको डिटेल में डिस्कशन करूँगा। अगर आपको लगता है कि अभी भी आपको ये समझ में नहीं आया है कि हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म पे क्यों जाना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के मुझसे पूछ सकते हैं। हमारे जो मोबाइल नंबर दिए हुए हैं 9610057673, इनके ऊपर जाकर के आप फ़ोन कर सकते हो। 8000161967 पे भी कॉल कर सकते हो। ये दोनों हमारे नंबर से जो कि 24/7 कभी भी कॉल कर सकते हैं। inquiry@apms.com पे जाके आप मेल ड्रॉप कर सकते हो, और हमारी वेबसाइट के थ्रू भी आप हमारे साथ में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आपके स्कूल को इसकी नीड है, तो किस तरीके से इसको ऑनबोर्ड करना है, तो उस प्रोसेस को जानने के लिए भी आप हमारे साथ में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।